Tomorrow, we are going to continue with the tomorrow's chapter, which was chapter number 4 of Geography, Air. I hope there was no doubt about it. So, we were talking about weather instrument, right? So, weather instruments are the instruments through which we can measure the different aspects of the weather. अलग अलग चीजों को वेदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें नापने की परमिशन दे देता है। आपका एक क्वेश्चन था कल कि रेन गॉज में रेनफॉल को कैसे नापा जाता है। सो रेन गॉज इज बेसिकली अ सिलेंडर एंड हम उस सिलेंडर को उठा के बाहर रख देते हैं जब बारिश आ रही होती है तो, और उस सिलेंडर पे मार्किंग होती है, जैसे आपके स्केल पे मार्किंग होती है तो आपके स्केल की जो मार्किंग होती है उसमें सेंटीमीटर और मीटर होता है, सॉरी सेंटीमीटर एंड इंचेस होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसकी जो मार्किंग होती है रेन गॉज की वो मिलीमीटर में होती है। तो जितनी भी बारिश गिरी, जितना भी पानी गिरेगा उस सिलेंडर के अंदर और वो जितने भी मेजरमेंट हमें शो करेगा तो दैट मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि यहाँ पर इस सिटी में या इस एरिया में इतनी पर्टिकुलर बारिश हुई है और हम रेन को मिलीमीटर में नापते हैं। विंड वेन, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड। आपने विंड वेन अभी ये जो एक पिक्चर भी लगाई है मैंने यहाँ पे पीपीटी में, दैट इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ अ विंड वेन। सो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हमें वेदर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को नापने की परमिशन दे देते हैं और वेदर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नापना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने न्यूज में कई बार देखा होगा कि सबसे लास्ट में जब सारी न्यूज हो जाती है तो उसके बाद वेदर रिपोर्ट आती है। तो वेदर रिपोर्ट में आपको टेम्परेचर बताया जाता है, आपको ह्यूमिडिटी बताई जाती है, कहाँ पर कितनी बारिश हुई है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें वेदर इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। Our next topic is temperature. अब ये टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हमने कई बार बड़ों के मुंह से सुना है, आज तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत कम है तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है। अब इस टेम्परेचर को हम कैसे नापते हैं? यूजुअली हम टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं, पर सेल्सियस ही केवल एक यूनिट नहीं होती टेम्परेचर को नापने के लिए, फ़ारेनहाइट में भी कई जगह नापा जाता है और फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, ठीक है। बट इंडिया में यूजुअली सेल्सियस यूज किया जाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, जो भी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गर्मी या सर्दी है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट इज इन्वेंटेड बाय द एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके ऑनर में, जिसके ऊपर ये सेल्सियस यूनिट हम टेम्परेचर की मान के चलते हैं, ठीक है। सो ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। और बॉइलिंग वाटर बॉइल कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पैरामीटर्स हैं कि फ्रीज कितने पे हो जाता है वाटर, यानी बर्फ कब कितने पे जम जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है। जबकि बॉइल वाटर करते हैं तो वो कितने पे होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो आपने सबने बॉइलिंग वाटर तो देखा ही है, जब हम चाय बनाते हैं तो पानी उबालते हैं, या और भी कई बार हमें पीने का पानी भी कई बार हमको उबालना पड़ता है। तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।
Temperature in cities is much higher than that of the village. Up now temperature in cities, why the temperature of the cities is higher than that of the villages? Because temperature जो cities में होता है उसके लिए बहुत सारी चीजें काम करती हैं। क्या चीजें काम करती हैं? जैसे सिटीज में बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? बहुत सारा फ्यूल यूज करता है, जैसे पेट्रोल, डीजल। तो इन जब ये चीजें फ्यूल की वजह से जब ये चलती हैं, ये गाड़ियां चलती हैं, तो पॉल्यूशन होता है, और ये पॉल्यूशन जो है हमारा टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। Apart from that, there are less trees in the cities, so which also contribute gives the contribution to increase the temperature of the cities. The concrete and metal in the buildings and the asphalts of roads get heated up during the day. जब दिन के टाइम पे जो बिल्डिंग्स में जितना भी मेटल लगा हुआ, आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उसके अंदर आपने देखा है कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार बड़ी बड़ी रॉड्स आयरन की रखी हुई होती है, ठीक है। वो आयरन की रॉड किस काम आती है? दैट प्रोवाइड्स अस द फ्रेमवर्क टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स। सो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी हमारा मेटल यूज होता है दिन के टाइम में, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर देता है। रोड्स जो है, जो आपको अपने रोड्स दिखाई देती हैं, तो उसमें एस्फाल्ट होता है, और ये भी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय जब शाम हो जाती है तो धीरे धीरे ये जो हीट होती है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है तो दिन में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और रात का भी टेम्परेचर सिटीज का इसलिए बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या होती है कि ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइजेस बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। जितनी भी हवा को भी रोकने का काम ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स करती हैं। तो जब ये बिल्डिंग्स हवा को भी रोक देती हैं तो नेचुरली टेम्परेचर नीचे तो आ ही नहीं पाता है। जब टेम्परेचर नीचे नहीं आ पाता है तो सिटीज में ज्यादा गर्मी होती है और हमारे गाँव में कम गर्मी होती है। सिर्फ यही कारण नहीं होता, आपने देखा है कि गांव में बहुत सारी ग्रीनरी होती है, खेत होते हैं, पेड़ होते हैं, और बहुत सारी ग्रीनरी होती है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर में फर्क पड़ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर इज इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या होता है? आपको मालूम है कि हमारे पास कहाँ से हीट आती है, कहाँ से एनर्जी आती है? सन के थ्रू आती है। जितनी भी हमारी हीट है वो हम कहाँ से मिलती है? हमें सन से। सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ, कहते हैं ना, ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा। सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। टेम्परेचर में इंसोलेशन का बहुत ज्यादा काम होता है। अब क्या काम होता है और ये इंसोलेशन एक्चुअली होता क्या है? तो इंसोलेशन क्या है कि जितनी भी अर्थ पे सन से लाइट आती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो लाइट है ये कहाँ से आती है? सन से आती है। और सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट सनलाइट आती है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा सनलाइट अर्थ के किस पार्ट में आती है? इक्वेटर पे आती है। आपको पता है इक्वेटर जो है वो अर्थ के बीच में एक लाइन होती है, वो लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। और इस इक्वेटर पे एकदम सनरेज जो है वो डायरेक्ट आती है, जबकि हमारे अगर पोल्स की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो जो यहाँ पर जो सनलाइट आती है वो थोड़ी सी स्लैंटिंग आती है, टेढ़ा होके आती है। तो इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर पोल्स पर आ ही नहीं पाती है। तो आप देखेंगे कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज्यादा बर्फ है, बहुत ज्यादा स्नो है। इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो एनर्जी हमारे पास आ रही है अर्थ पे, विच इज नोन एज
वो हम अर्थ जो है उस एनर्जी को पकड़ के रखते हैं, इंटरसेप्ट करके रखते हैं, इसी को हम इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ये हमारा अगर इक्वेटर है तो धीरे धीरे ऊपर की साइड में इंसोलेशन कम होता जाएगा, और जब कम होता जाएगा तो यहाँ पर ठंडक होगी यहाँ, और जो इक्वेटर के आसपास का इलाका होता है, जो जगह होती है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। Therefore, the temperature decreases in the same manner. Okay, so I hope insolation is clear to you. Now, coming to the next slide, which is of air pressure. अब air में भी pressure होता है। आपने कभी एयर का प्रेशर फील किया है? एयर का जो प्रेशर होता है वो सभी जगह होता है, ठीक है, आपके ऊपर भी होता है, लेकिन हम उस प्रेशर को फील नहीं करते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of the air on the earth surface. एयर प्रेशर जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो अर्थ के सरफेस पे एयर प्रेशर डाल रही है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द एयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जो हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स कल पढ़ी थी, है ना, क्या पढ़ी थी? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये जो लेयर्स हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है और हमारी ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। तो आपने स्पेस में जाने वाले लोगों को देखा है ना, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्या वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वहां पर ब्रीथ नहीं कर सकते? डेफिनेटली नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन जो हमारा जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, उसमें जैसे जैसे आप ऊपर की लेयर्स में जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है उसका प्रेशर कम होता जाता है, एयर प्रेशर कम होता जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द हाइट। ये बात मैंने अभी बताई आपको कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. अब एयर प्रेशर जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है और उनमें से एक टेम्परेचर भी होता है। तो टेम्परेचर जो है किसी जगह का क्या टेम्परेचर है वो एयर प्रेशर पे इफेक्ट डालता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। This creates a low pressure area. Low pressure is associated with the cloudy sky and wet weather. अब low pressure area एक होता है हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया में तो बहुत गर्मी होती है, ठीक है, और लो प्रेशर एरिया में बादल आपको दिखाई देंगे, ठीक है, और जो है वो जो एटमॉस्फेयर होगा ना वो चिपचिपा सा होगा। जैसे आजकल जो है ना बहुत ज्यादा मॉइस्चर है आपके एटमॉस्फेयर में और उसकी वजह से आपको चिपचिप महसूस होती है ना। तो जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है? लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। जैसे जैसे वेट वेदर होगा तो प्रेशर जो है वो लो होता जाता है। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। It is therefore heavy. Heavy air sinks and create high pressure area. अब जो जहां पर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो वहां पर एयर प्रेशर भी जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और हेवी हो जाता है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। The air always move from high pressure area to the लो प्रेशर एरिया। इस बात का, इस लाइन को ध्यान में रखना है कि जो एयर का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर एरिया की तरफ से लो प्रेशर एरिया की तरफ पर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब क्या है, जब एयर का मूवमेंट होता है कहां से? हाई प्रेशर से कहां की तरफ? लो प्रेशर की तरफ, तो हम उसे विंड कहते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट लाइन। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब नाउ
विंड जो है वो भी 3 टाइप की होती है। अच्छा, और विंड को हम कैसे बोलते हैं कि जो वेस्टर्न तरफ से विंड आएगी तो हम उसको वेस्टर्लीज बोलेंगे, जो ईस्टर्न तरफ से विंड आएंगी हम उसको ईस्टर्ली बोलेंगे। तो जो परमानेंट विंड, पहले तो 3 टाइप्स की होती है देखो, परमानेंट विंड, देन सीजनल विंड एंड देन लोकल विंड। तो परमानेंट विंड जो होती है वो या तो वेस्टर्ली चलती है या ईस्टर्ली चलती है, और थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर चलती है, कभी तेज हो जाएगी कभी धीरे हो जाएगी, हाँ, लेकिन चलती रहेगी। सीजनल विंड क्या होती है? सीजनल विंड, दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। जैसे जैसे सीजन चेंज होता जाता है वैसे वैसे ये विंड भी अपना डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं। जैसे कि मॉनसून इन इंडिया, आप देखेंगे कि जब बारिश आती है कई बार तो जो पानी का डायरेक्शन होता है वो तो कभी सीधा होता है और कभी कभी स्लैंटिंग होता है, कभी ईस्ट की तरफ होता है कभी वेस्ट की तरफ होता है। तो जिस तरफ की विंड होती है पानी उस डायरेक्शन में गिरता है। तो सीजनल विंड वो विंड होती है जो मौसम से गाइडेड होती है। देन लोकल विंड, अब ये लोकल विंड क्या होती है? These blow only during a particular period of the day or year in the small area. लोकल विंड वो विंड होती है जो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के दिन, पर्टिकुलर पीरियड में, साल के पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो करती है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ आंधी आती है ना, तो दैट इज लोकल विंड। ओके, for example, land and sea breeze, the hot and dry local wind of northern plains of India is called Lu. और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में जो गर्म हवा चलती है उसको हम लू कहते हैं। गर्मियों के दिन में आपको जब हवा चलती है तो बहुत जोर से गर्मी लगती है ना, और बहुत तेज गर्मी लगती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लोकल विंड। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? आपने मॉइस्चर देखा है? स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनको हम मॉइस्चर कहते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर होता है। जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, गर्मियों में मॉइस्चर कम होता है, सर्दियों में मॉइस्चर होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। पर सबसे ज्यादा मॉइस्चर किस टाइम पे होता है? सबसे ज्यादा मॉइस्चर बारिश के दिनों में होता है। When water evaporates from land and different water body, it becomes a water vapor. जब इवेपोरेशन होता है, आपने वाटर साइकिल में इवेपोरेशन पढ़ा है ना कि सन इतना तेज गर्मी देता है अर्थ को कि बहुत सारे ओशन से, रिवर्स से, लेक से, पॉन्ड से इवेपोरेशन होता है। तो ये जो इवेपोरेशन होता है ये ऊपर जाके वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। मॉइस्चर, जब एयर में खूब सारा मॉइस्चर होता है तो हम उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। और एयर में बहुत सारे वाटर वेपर को एक साथ जब होते हैं तो वो ह्यूमिड डे को बनाते हैं। जैसे बारिश के सीजन्स को हम ह्यूमिड डे कहते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा चिपचिप होता है इसलिए वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। As the air gets warmer, its capacity to hold water vapor increases. So it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. जैसे आजकल बारिश के दिन है ना, तो आप ध्यान करो, गर्मियों में हमारे कपड़े कितनी जल्दी सूख जाते थे, लेकिन आजकल जो है वो इतनी जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर है, इस वजह से वो जो है कपड़े से इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो कम हो जाता है। योर नेक्स्ट स्लाइड इज रेनफॉल। अब रेनफॉल, मजा आता है ना बारिश में, बहुत मजा आता है, पर भीगना मत, कहीं तबीयत खराब नहीं हो जाए, फिर मम्मी पापा परेशान होंगे।
ठीक है। सो रेनफॉल होती तो बहुत अच्छी है, मजा तो बहुत आता है देखने में। When water vapor rises, it starts cooling and water vapor condenses, causing the formation of droplets of water. अब क्या होता है, इवेपोरेशन, मैंने अभी आपको बताया कि सन की वजह से इवेपोरेट होके वाटर वेपर में चेंज हो जाता है वाटर, और ये वाटर वेपर जो है वो जब ऊपर आसमान में जाके खूब सारे वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं। अब ये जो क्लाउड्स में जब खूब सारे वाटर वेपर्स इकट्ठे होते जाते हैं और वो क्लाउड्स बहुत ज्यादा भारी हो जाता है वाटर वेपर की वजह से, तो वो क्लाउड क्या करता है, वो दोबारा से बारिश कर देता है। तो ये बारिश हमारे पास दोबारा आ जाती है और इस बारिश को हम रेनफॉल कहते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट द masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. जब बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा, वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं क्लाउड्स में, तो वो एज अ प्रेसिपिटेशन नीचे आ जाते हैं। जेट प्लेन्स, अच्छा ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा आसमान में कि कभी कोई प्लेन उड़ता है तो उसके पीछे एक लंबी सी व्हाइट लाइन बन जाती है। वो क्यों बनती है, वो बनती है बिकॉज वो क्या करता है कि जो वाटर वेपर होते हैं, जो मॉइस्चर होता है, उसको हटा देता है थोड़ी देर के लिए। तो जब वो थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं तो हमें वो लाइन दिखने लगती है, लेकिन जैसे ही वाटर वेपर्स अपने अपने जगह पे वापस आने लग जाते हैं तो वो लाइन गायब हो जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर engine condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. जब कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है एयर मूवमेंट में तो हमें वो लाइट दिखती रहती है, लेकिन जैसे ही वाटर वेपर्स अपनी अपनी जगह पे वापस आने लगते हैं या इधर उधर के कूद के डाइव मार के घूमने लगते हैं तो वो हमें नहीं दिखती। precipitation that comes down to the earth in the liquid form is called रेन। अच्छा, precipitation केवल लिक्विड फॉर्म में ही होती है और उसको हम रेन कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों पे रेन भी होती है, स्नो भी होती है, और भी तरीके से चीजें एटमॉस्फेयर से नीचे आती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountain and can cause flooding of low-lying areas. अच्छा, जो पानी रेन वाटर होता है, अच्छा एक चीज देखी होगी आपने, एक तो वो प्लांट्स होते हैं जो आप अपने घर पे लगाते हैं तो उनको तो आप रेगुलरली पानी देते हैं, है ना, पाइप लगा के हम पानी देते हैं अपने गार्डन में जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं। पर कुछ ट्रीज या प्लांट्स होते हैं जो सड़क के किनारे उगते हैं, उनको तो कोई भी पानी नहीं देता, लेकिन वो जब रेन वाटर आता है तब वो उससे अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं और उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि वो काफी टाइम तक जो है वो उनके पास रहता है और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता रहता है। लेकिन अगर हम सभी के जो हमारी ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं उनको कट डाउन कर देंगे, काट देंगे, और हम अपने माउंटेन्स को ट्रीज के बिना, बेयर माउंटेन्स मतलब एकदम खाली जिसमें ट्रीज नहीं होंगे, बिना ट्रीज वाले माउंटेन्स कर देंगे, तो वो माउंटेन्स क्या करेंगे, वो पानी को नीचे बहने देंगे। ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो जब वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो फ्लड आने का खतरा इतना नहीं होता। फ्लड क्या होता है, बाढ़ आती है ना नदी में, पानी बाढ़ आती है जब बहुत ज्यादा नदी में फ्लो होता है पानी का, तो वो आसपास के, नदी के आसपास के इलाकों में भर जाता है। सो अगर हमारे पास प्लांट्स या ट्रीज बहुत ज्यादा होंगे तो उन इलाकों में बाढ़ नहीं आ पाएगी, पानी जो है वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अच्छा, रेनफॉल भी जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। अब 3 टाइप्स की बेसिकली रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, कन्वेंशनल रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ रेनफॉल दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर। आप ये देखिए, जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जा रही है
और पानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल यही होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? ओरोग्राफिक precipitation, rain, snow or other precipitation produced when moist air is lifted as it moves over a mountain range. ओरोग्राफिक में क्या होता है कि जैसे जैसे हवा ऊपर पहाड़ की तरफ जा रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। और साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है? आपने ये वर्ड सुना हुआ होगा, उड़ीसा में साइक्लोन आने वाला है या केरल में साइक्लोन आने वाला है। Cyclonic rainfall, on the other hand, is caused due to the cyclones. A cyclone has a warm front and a cold front with substantial difference in the temperature. साइक्लोनिक एयर जो रेनफॉल होती है वो हवा के साथ बहुत तेज बारिश आती है और ये बारिश इतनी खतरनाक होती है कि ये ट्रीज को भी उखाड़ देती है विद देयर रूट्स। सो ये बारिश जो होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये बड़ी मजेदार चीज है। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? अर्थ की हीट को कैप्चर करके ट्रैप करके रोक लेती है। अच्छा, it is therefore called a greenhouse and without it the earth would have been too cold to live in. अगर हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट काम नहीं करे अर्थ पे तो क्या हो जाएगा? अर्थ पे इतना ज्यादा ठंडक, जितनी भी सनलाइट आएगी वो अर्थ से टकराकर और वापस स्पेस में चली जाएगी। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ब्लैंकेट का काम करती है, जो ब्लैंकेट हमें हमारे लिए गर्मी को बचा के रखता है। और ये गर्मी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। अगर ये गर्मी नहीं होगी, ये सनलाइट हमें नहीं मिलेगी तो ना तो प्लांट सूख पाएंगे और ना ही हम सरवाइव कर पाएंगे। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth and this is called the global warming. अच्छा, ये तो बात हुई ग्रीन हाउस की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे कार हम कुछ जलाते हैं और जब बहुत सारा सामान जलाया जाता है या कार जो पेट्रोल से या डीजल से व्हीकल चलते हैं, जब उनका भी धुआं निकलता है तो वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। किसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है? अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम क्या फील करते हैं? हम बहुत गर्मी फील करते हैं और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही खतरनाक चीज होती जा रही है ना। इससे क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा गर्मी फेस कर रहे हैं। This rise in temperature causes the snow in the coldest part of the world to melt. As a result, sea level rises and causes floods in the coastal region. ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या करती है? अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और आपको पता है ना, हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियर्स को वो मेल्ट कर देती है। Now, some of the important facts. क्या important facts है? When air is heated, it expands, become lighter and goes up. Cold air is denser and heavy. That is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill the gap. That is how air circulation take place. Air जो गर्म वाली हवा होती है वो क्या करती है? जब एयर हीटेड हो जाती है तो वो एक्सपैंड करती है, लाइटर हो जाती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना एटमॉस्फेयर में तो एयर हीट अप हो जाती है और वो लाइट होके किधर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। और कोल्ड एयर क्या करती है? भारी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ आ जाती है। इस तरीके से हवा का सर्कुलेशन होता है और ये सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in इतना 2000 पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। अर्थ के पास बहुत थोड़ी सी सन एनर्जी आती है और उसी में हमें इतनी गर्मी लगने लग जाती है। बताइए, ऑन द मून देयर इज नो एयर। मून के पास कोई अपना एयर नहीं है एंड नो एयर प्रेशर ड्यू टू विच एस्ट्रोनॉट मस्ट वेयर अ स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट।
अगर एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, कौन होते हैं एस्ट्रोनॉट? जो स्पेस में जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा टीवी पे या वीडियोस में कि उनका एक स्पेशल सूट होता है। अगर वो उस सूट को नहीं पहनेंगे तो क्या होता है कि जैसे अगर मून पे जा रहे हैं तो वहां पर ना तो एयर है और ना ही एयर प्रेशर है। तो क्या होगा कि उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जो नसें होती है ना हमारे शरीर में, वो नसें एक्सपैंड कर जाएंगी और बर्स्ट हो जाएंगी। देखिए, astronauts must wear special protective spacesuit filled with air when they go to the moon. If they did not wear these spacesuits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessel burst. अच्छा, अगर नसें फट जाएंगी या बर्स्ट कर जाएंगी तो क्या होगा? एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड। और जब इनके ब्लीडिंग होगी तो अब हमारे पास स्पेस में डॉक्टर्स तो नहीं बैठे हैं, तो जब डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं तो फिर क्या होगा? उनकी डेथ हो सकती है। अ विंड इज अ नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जब वेस्टर्न विंड्स चलेंगी तो हम उसे वेस्टर्ली कहेंगे, ईस्टर्न विंड्स चलेंगी तो हम उसे ईस्टर्ली कहेंगे। तो ये हमारा छोटा सा पीपीटी था। और अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे so that you can have the bright idea of what is happening in your chapter. I hope जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ